अब आ जाते हैं जरा आर्टिकल 33 पे। वो कहता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड by this part in their application to forces, etc. It says Parliament may by law determine what extent any of the rights conferred by this part shall in their application to A. the member of armed forces, or B. the members of the forces charged with maintenance of public order, or C. persons employed in any bureau or other organization established by the state for the purpose of intelligence or counterintelligence, or D. person employed in or in connection with the telecommunication system set up for the purpose of any force, bureau, or organization referred to in clause A to C be restricted or abrogated so as to ensure proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them. मतलब पार्लियामेंट डिटरमाइन कर सकती है कि ये जो फोर्सेस मेंशन्ड है जो क्लॉज ए से डी तक, इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्लियामेंट चाहे तो बाय लॉ रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस ये होना चाहिए जिससे वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर सके और डिसिप्लिन उनके अमंग मेंटेन हो सके। ठीक, अब ध्यान रखिएगा आर्टिकल 33 का एप्लीकेशन सिर्फ क्लॉज ए टू डी में जो मेंशन्ड अथॉरिटीज़ हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं के ऊपर एप्लीकेशन होगा। ये सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे नहीं अप्लाई होता। ठीक है, मेरली बिकॉज a person joined a government service doesn't mean he loses fundamental rights, but if you join the service which belongs to the categories mentioned under article 33, then the parliament may by law restrict or abrogate your fundamental rights to ensure the proper discharge of your duties and maintenance of discipline. अब एक चीज़ का ध्यान रखिए सबसे पहले, ये जो एक्सप्रेशन है ना मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो क्लॉज ए में यूज़ हुआ है, इसके अंदर सिविलियन एम्प्लॉयज़ ऑफ आर्म फोर्सेस सच एज बार्बर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स एक्सेट्रा सब आते हैं। ऑल्दो दीज पर्सन्स आर नॉन कॉम्बैटेंट्स, नेवरदलेस दे आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड देयरफॉर देयर फंडामेंटल राइट्स कैन बी कर्टेल्ड अंडर आर्टिकल 33। तो ऐसा मत समझिएगा कि आर्मी का सिर्फ कॉम्बैटेंट फोर्स के ऊपर ही ये लग सकता है। नो, नॉन कॉम्बैटेंट जो आर्मी के पार्ट हैं उन पे भी ये लगेगा, और इस पर अथॉरिटीज़ भी हैं। ये याद करने के पर्पज से ज़रूरी नहीं है, जस्ट टू गिव यू अ साइटेशन मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे अगर आप बोल रहे हो देन यू कैन सब्सटैंशिएट योर पॉइंट। तो इस पॉइंट पे अथॉरिटी है ओ के ए नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए आई आर 1976, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1179। इस प्रोविज़न को, आर्टिकल 33 को, एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन सिर्फ किनके कंटेक्स्ट में? उन्हीं की फोर्सेस के कंटेक्स्ट में जो मेंशन है क्लॉज ए से डी तक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अ लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट governing the armed forces cannot be challenged on the ground that it infringes any fundamental rights. ठीक है, this power however is conferred on the parliament and not on the state legislatures. इस चीज़ को लेके थोड़े पर्टिकुलर रहिएगा। स्टेट लेजिस्लेचर्स ऐसा लॉ नहीं बना सकते अपनी फोर्सेस के लिए, इट इज़ ओनली द पार्लियामेंट हु इज़ empowered टू डू सो। इवन दो द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, the law governing the forces charged with maintenance of public order may also fall within the state sphere. Nevertheless, such a state law cannot abrogate a fundamental right of the member of such a force. This can only be done by the parliament under article 33, and parliament alone is entitled to lay down to what extent the fundamental rights can be modified by the state legislature applicable to the forces charged with the maintenance of public order. ठीक है, इस बात पर थोड़ा पर्टिकुलर रहिएगा। जैसे पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट्स एनैक्ट की हैं अंडर आर्टिकल 33, जैसे कि पब्लिक फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट 1966, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्सेस फंक्शनिंग अंडर सेवरल स्टैट्यूट्स विच वर लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट, उनके फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किए गए थे। जैसे कि कुछ एग्जांपल देता हूँ, अ मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स इज प्रोहिबिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी from being member of any trade union, labor union or political association or any organization which is not recognized as the part of the force of which he is member or is not purely social, recreational or religious in nature.
he cannot communicate with the press or publish any book, letter, or other document except where it is being published in the bona fide discharge of his duties, or the communication is of purely literary, artistic, or scientific character, or any other prescribed nature. Similarly, no member of the police force is to participate in any meeting or demonstration organized for any political purpose or any other purpose prohibited by the rules made under the Act. कौन सी Act? Public Forces Restrictions of Rights Act 1966. And breach of these provisions was punishable with imprisonment and fine. ये एक्ट उन मेंबर्स ऑफ पुलिस फोर्सेस पे अप्लाई करती थी जो इस एक्ट की शेड्यूल में मेंशन थी. ठीक है, तो इस एक्ट में फंडामेंटल राइट्स सस्टेन किए गए थे और ये एक्ट वैलिड करार दी गई थी. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 33 में ये फ्रेम हुई थी. ये जो पावर थी ये आर्टिकल 33 से आ रही थी. पार्लियामेंट ने ये लॉ लेजिस्लेट किया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया कि देखिए आप आर्टिकल 33 देखिए. आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है ऐसा करने के लिए, तो आराम से कर सकती है. उसमें वहाँ पे कोई रिस्ट्रेंट नहीं है उसके ऊपर. वैसे ही आर्मी एक्ट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑब्रोगेट्स सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. And again, Parliament derives its competence to curtail the fundamental rights of the armed forces from Article 33. Army Act also covers the camp followers of the army like carpenters, tailors, cooks, sweepers, etc. ठीक है. वैसे ही Parliament has also enacted Intelligence Organization Restrictions of Rights Act 1985, restricting certain fundamental rights in their application to the members of certain central intelligence agencies. This has been done with a view to curb the tendency of the indiscipline in such intelligence agencies as Intelligence Bureau and Research and Analysis Wing. The Act prohibits the staff of these agencies from participating in trade union activities or associating with political organization or communicating with press. It is a cognizable criminal offense to do so. तो ये जो आपकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इनके भी फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रेंट है, स्पेशली द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. क्योंकि अगर आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इंडिपेंडेंटली अगर मीडिया के सामने आके बताने लगे कि उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है, तो हो चुकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट. आप खुद ही समझ सकते हैं. थोड़ी सी कोर्ट मार्शल पे बात कर लेता हूँ. इन द वर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज़ कोर्ट मार्शल? अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, court martial remains to a significant degree a specialized part of overall mechanism by which the military discipline is preserved. It is for the special need for the armed forces that a person subject to Army Act is tried by a court martial for an act is an offence under the Army Act. Court martial discharges judicial function and to a great extent is a court where the provisions of Evidence Act are applicable. A court martial has also the same responsibility as any court to protect the right of the accused charged before it and follow the procedural safeguards. ठीक, ये कोर्ट मार्शल का बेसिक से डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. ये ट्राइब्यूनल्स होते हैं जिनको कोर्ट मार्शल जाना रहता है, जो मिलिट्री लॉ के अंदर मिलिट्री फोर्सेस के मेंबर्स को ट्राई करते हैं इन द केस ऑफ इनडिसिप्लिन और फॉर एन ऑफेंस अंडर द मिलिट्री लॉ. ठीक है. अब ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इवन दो दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स एपेलेट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 136 क्लॉज 2, बट they are still subject to the Supreme Court's writ jurisdiction under Article 32 and High Court's writ jurisdiction under Article 226. ठीक है. उन दोनों आर्टिकल्स के writ jurisdiction का सब्जेक्ट हैं. हाई कोर्ट के आर्टिकल 227 का सब्जेक्ट नहीं है वो, लेकिन writ jurisdiction जो आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 में इनका सब्जेक्ट हो सकता है. तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन तब कर सकते हैं जब कोर्ट मार्शल इज़ नॉट प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड, or court martial acted against principles of natural justice or acted outside its jurisdiction, or there is an error apparent on the face of record, then Article 32 can be invoked if there is a denial of fundamental rights. However, the fundamental rights of the armed forces can be curtailed under Article 33 under a parliamentary law, and to that extent court martial can be excluded from the purview of Article 32 and 226. So let us suppose
पार्लियामेंट वर टू इनैक्ट अ लॉ जो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट एक्सक्लूड करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। अब उनमें से कोई एक व्यक्ति उसी पार्लियामेंट्री लॉ के अंडर ट्राई किया जा रहा है फॉर वायलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविजन। अब वो जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर देयर जुरिसडिक्शन। इमेजिन कर लीजिए आइदर ऑफ द कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्वीट विल। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो बोलेगा कि देखिए मेरा ये पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया, लेट अस सपोज आर्टिकल 19, और पार्लियामेंट जिसके बिहाफ पे स्टेट आर्ग्यू कर रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो अपना पक्ष रखेगी और बोलेगी कि देखिए जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट एनैक्ट की है इसके अंदर इन्होंने स्पेसिफिकली आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 19 को अब्रोगेट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि वो जो मेंबर है आर्म्ड फोर्सेस का उसको ये राइट नहीं मिलेगा। आर्टिकल 32 या 226 में फिर वो सक्सीड नहीं कर पाएगा, उसका पिटिशन रिजेक्ट ही होगा। वो तभी सक्सीड कर सकता है जब पार्लियामेंट ने आर्टिकल 33 में कोई लॉ नहीं बनाया है, ठीक है, या अगर बनाया है तो उस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को कवर नहीं करता, तभी वो रिट जुरिसडिक्शन में सक्सीड कर सकता है, वरना वो नहीं करेगा। टेक द केस ऑफ राम स्वरूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका साइटेशन है AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 247। Now in this case the petitioner who was subjected to Army Act 1950 was tried by the General Court Martial and he was sentenced to death. The sentence was confirmed by the central government. He filed a petition in the Supreme Court under Article 32 for a writ of habeas corpus contending inter alia that the provisions of Army Act infringed Article 14 and that his trial was vitiated under Article 22 Clause 1 as he has not been allowed to be defended at the court martial by a legal practitioner of his own choice. Supreme Court rejected his petition and held that the provisions of Army Act are valid on two alternative grounds. First, they did not infringe Article 14. Second, even if they did, they would be valid under Article 33. तो आर्टिकल 14 का वायलेशन कर भी रहे होते तब भी वो वैलिड है क्योंकि ये लॉ आर्टिकल 33 से अपनी ओरिजिन ट्रेस करता है, ठीक है। फिर साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अ प्रोविजन इन द आर्मी एक्ट एनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट वुड नॉट बी बैड इवन इफ इनकंसिस्टेंट विद अ फंडामेंटल राइट, for it must be taken that Parliament has thereby in exercise of its power under Article 33 made the requisite modification to affect application of the respective fundamental rights to army personnel. Supreme Court also held that as the petitioner had made no request for being defended by a lawyer of his choice, no question of refusing permission for the same arose and hence there was no violation of Article 22. वैसे ही इन द केस ऑफ राम स्वरूप इस केस का जो प्रोपोजिशन था, राम स्वरूप का जो प्रोपोजिशन था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रिइटरेट किया है, जैसे पृथ्वीपाल सिंह बेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, वेयर द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ आर्मी एक्ट 1950 वर चैलेंज्ड एज बीइंग इन कन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 21. Supreme Court rejected the challenge and ruled that under Article 33, Parliament has the power to restrict or abrogate any of the fundamental rights in their application to the members of the armed forces so as to ensure the proper discharge of duties and maintenance of discipline among them. Article 33 does not obligate the Parliament to specifically adumbrate each fundamental right and to specify in the law enacted under Article 33 the degree of restriction or total abrogation of each right. Every provision of the Army Act, if in conflict with the fundamental right, shall have to be read subject to Article 33 as being enacted with a view to either restricting or abrogating other fundamental rights to the extent of inconsistency or repugnancy between the fundamental rights and Army Act. Basically सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा कौन सा आर्टिकल अप्लाई कर रहा है कौन सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट जब खुद ही कोई चैलेंज देख रहा होगा तो वो अपने दिमाग में रखेगा कि ये जो लॉ है आर्मी एक्ट का, ये आर्टिकल 33 के पर्पस से आ रहा है और आर्टिकल 33 ही ओरिजिन है इस लॉ की। तो उस कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट अगर कोई प्रोविजन बनाती है जिसका इफेक्ट ये है विच रिस्ट्रिक्ट्स और अब्रोगेट अ फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, देन दैट वुड बी परफेक्टली वैलिड, ठीक है।
पार्लियामेंट को वहाँ पे हर प्रोविजन के साथ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आर्टिकल 21 नहीं अप्लाई करेगा, आर्टिकल 14 नहीं अप्लाई करेगा या 16 नहीं अप्लाई करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पार्लियामेंट को सिर्फ प्रोविजन बनाना है और ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो उस कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करे द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, आर्टिकल 33 के कंटेक्स्ट में। अब एक चीज़ बताते हैं कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी कभी इंटरफेयर कर देता है, ठीक है। जैसे एक केस बताता हूँ, जनरल कोर्ट मार्शल वर्सेस अनिल तेज सिंह दलीवाल। साइटेशन इज AIR 1998, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 983। आपको क्योंकि इतने केस लो बताएं तो आपको लग रहा होगा कि कोर्ट्स इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, समटाइम्स कर देते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस quashed one of the 4 charges on which the accused officer was convicted by the court martial, and Supreme Court referred the matter back to the court martial for considering and passing appropriate sentence on the basis of 3 charges sustained। ठीक है, चलिए हमारा ये हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 34 पे, क्या कहता है ये। इट सेज रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। मार्शल लॉ पे बताता हूँ मैं आपको, पहले रीड कर लेते हैं। इट सेज नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, मतलब दिस आर्टिकल इज ओवर राइडिंग ऑल द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3। पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनिफाई एनी पर्सन इन सर्विस ऑफ यूनियन or of state or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force, or validate any sentence passed or punishment inflicted, forfeiture ordered, or any act done under the martial law in such area। तो अगर मार्शल लॉ लग गया है तब हो सकता है पार्ट 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो काम ना करें, और पार्लियामेंट लॉ बना के मार्शल लॉ के अंदर कोई भी अगर काम जो किया गया है उसको इंडेमनिफाई कर दे। ये है आर्टिकल 34 में। तो मार्शल लॉ का लगना इज अनदर एक्सेप्शन टू द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 34। एंड पार्लियामेंट हैज द पावर टू बाय लॉ इंडेमनिफाई एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट in respect of any act done or sentence imposed or forfeiture ordered or punishment inflicted etc under a martial law। अब आप सोच रहे होंगे यार ये मार्शल लॉ है क्या, क्योंकि आपके सामने तो सिर्फ एक ही चीज़ है कॉन्टेक्स्ट में, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ही आपने मार्शल लॉ देखा होगा जहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी मार्शल लॉ डिफाइन नहीं किया। तो व्हाट इज़ मार्शल लॉ। अब देखिए, पहले तो हम टर्म मार्शल लॉ की ही बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसको कई सेंसेस में यूज़ किया जाता है। नाउ इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस इन द फर्स्ट प्लेस द पावर्स एक्सरसाइज बाय द जनरल इन कमांड ऑफ आर्मी ओवर द इनहेबिटेंट्स ऑफ एन एनिमी कंट्री ड्यूरिंग वॉर। पहला सेंस, दिस इज मोर ऑफ अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल रादर देन डोमेस्टिक लॉ, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। इन सेकेंड सेंस, the expression is used to denote military law, that is the law applicable to the armed forces for which there exists Article 33. Here in this place the term martial law under Article 34 is being used in the third sense, and that is condition of affairs rather than the code of rules which arises when there is a state of war, insurrection or rebellion in any part of the country. When such a situation arises, force necessary in the circumstance to restore order may be used, and this use of force is characterized as martial law। इस सेंस में इस टर्म का यूसेज हुआ है, ठीक है। So martial law is thus the action of the military authorities when, in order to deal with a situation amounting to insurrection or war within the country, they impose restrictions and regulations on the civilians. The basis of the power of the military in such situation is the rule that every citizen, whether a soldier or not, is under a duty to assist in the suppression of riotous assemblies and insurrections, in the maintenance of order, and in repelling invaders. This clothes military with the power and authority to repel force by force and take all necessary steps to preserve the order। इस कंटेक्स्ट में आर्टिकल 34 में द टर्म मार्शल लॉ इज यूज्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाइसी इन हिज सेलिब्रेटेड बुक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, मेजर इमरजेंसी, ये हमारी वाली इमरजेंसी नहीं है जो आर्टिकल 352, 356, 360 में, नो, वैसे 356 में इमरजेंसी नहीं होती है, दैट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, दैट इज़ अनदर थिंग। बट मैं ये बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डाइसी में क्या कहा गया है, ठीक है। उसमें बोला गया है कि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ मेजर इमरजेंसी द मिलिट्री अथॉरिटीज में एक्सरसाइज एबनॉर्मल पावर्स आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ, एबनॉर्मल पावर्स एक्सरसाइज कर सकती हैं। Such a right is essential for the very survival of the orderly government. During the period of rebellion or insurrection, the military authorities may find it necessary to interfere with the actions, life and liberty of the civilians. The military may enforce obedience to its orders by punishing the civilians and in exceptional circumstances may even condemn them to death. इसको सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं दैट द जस्टिफिकेशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मार्शल लॉ इज दिस, दैट इफ द स्टेट who is responsible for the existence of the constitution, his very existence is threatened by invasion or due to war, etc., then it is perfectly valid on the part of military authorities to use all their powers, be it ordinary or extraordinary, to get the situation under control so that the constitution and the state may be preserved. और इस पर्पस के लिए उन्हें एबनॉर्मल पावर्स भी एक्सरसाइज करनी पड़े तो वो करेंगे, और उस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। डेथ भी दी जा सकती है, फंडामेंटल राइट्स भी हटाए जा सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिटेशन ऑन दिस, ठीक है। देयर इज ओनली वन जस्टिफिकेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर ऑफ मार्शल लॉ, क्या है वो, ये है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इटसेल्फ इज थ्रेटेंड। अब मान लीजिए कल को अगर चाइना और पाकिस्तान इंडिया पे टुगेदर अटैक कर ले तो इंडिया की जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेटेंड होगी ना। अब मान लीजिए कि इंडिया की सर्टेन लोकेलिटीज़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन दोनों कंट्रीज़ को टैसिट सपोर्ट कर रहे हैं या इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन किए हुए हैं। अब मान लीजिए अगर वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया, क्योंकि वंस अगेन द पोजीशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ इज थ्रेटेंड, तो ऐसी सिचुएशन में जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं इट कैन सेंटेंस देम टू डेथ, ऑल ऑफ देम, विदाउट इवन अकॉर्डिंग अ ड्यू और जस्ट प्रोसीजर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन ऑफ वॉर और इन्वेजन चल रही है वो मेन चीज़ है, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इटसेल्फ इज बीइंग थ्रेटेंड। तो ऐसे सिचुएशन में जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं इनके पास एबनॉर्मल पावर्स आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ दी जाती हैं, ठीक है। अब इसकी कौन कौन से रिकॉग्नाइज स्फीयर्स हैं, वही है वॉर, इन्वेजन, इंसरेक्शन, ठीक है, एसेट्रा। जैसे आपने अभी देखा कि तालिबान ने क्या कहते हैं अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो तालिबान क्या है, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ आर्म्ड इंसरेक्शन, ठीक है। वो आर्म्ड इंसरेक्शन है, आर्म्ड रिबेलियन है, ठीक है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अ वॉर, वॉर तो वहाँ पे अमेरिका लड़ रहा था, ठीक है। When a certain group of members rebel against the constitutional authority or the state itself, तो वो आर्म्ड इंसरेक्शन कहलाता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। लेट मी टेक अ केस इन पॉइंट, टिलोंको वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ नेटाल, 1907, अपील कोर्ट्स, पेज नंबर 93। वहाँ पे it was said that to establish whether the breaches of duty have been committed and if so to punish the offenders, military tribunals may be established to try the civilians. These tribunals are not, however, considered as courts in the strict sense of the term, and they are not bound by ordinary law or procedure. They are merely committees of officers to advise the military commander as to action he should take in carrying out his duties. As these tribunals are not courts in the eyes of law, no court can exercise any appellate jurisdiction over them or issue any writ against them or take cognizance of sentences passed by them. The only justification for establishing such tribunals is necessity during the insurrection and emergency. यहाँ पे जो emergency का शब्द अकर हो रहा है ये हमारी emergency के सेंस में नहीं है, मैं अभी इस पर elaborate करूँगा।
ठीक है, यहाँ पे ये दूसरी इमरजेंसी जैसे वॉर हो गया, इन्वेजन हो गया, उसके सेंस में इट इज़ नॉट द सेम इमरजेंसी दैट इज प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट. So the idea is that instead of leaving the punishment of offenders to the whim or casual action of the officers acting without consultation and regular procedure, it is better to authorize some tribunals to administer punishment on somewhat of a regular basis. Usually, there is a proclamation of the state of martial law. It is not, however, such a proclamation, but the events which make the martial law. Even without the proclamation, a state of things may exist when the military forces may be employed in executing the martial law. A proclamation by itself is no conclusive proof of the existence or non-existence of the necessity of invoking martial law. A proclamation can neither change peacetime condition into one of emergency within the country, nor can its absence mean that there is no emergency. A proclamation is merely a notification to the inhabitants that the military commander has assumed the control of the area, but it in no way affects the legality or illegality of his action. The main question always is whether there is in fact a situation of rebellion or insurrection warranting the invocation of martial law and justification of the use of force to restore law and order. The courts can decide the fact of existence or non-existence of such situation as a fact. There is no precise test to determine this matter. If on account of hostilities the civil courts cease to function for the time being, the maintenance of order passes from civil to military hands. But even if courts continue to pursue their ordinary course to some extent, it is not conclusive proof that martial situation does not exist. Even when the courts are sitting, they do not exercise any control over the military authorities when the martial law is in force. In the words of Privy Council in the case of Marais versus General Commanding Officer, where the actual war is raging, acts done by military authorities are not justiciable by ordinary tribunals. अब सवाल उठता है कि what action is necessary to meet this situation. ठीक है. Now that is primarily the matter of discretion of military authorities and no judicial control can be exercised on them. Keir and Lawson in their book of cases on constitutional law observe that there is no doubt that courts are guided by the feelings that military questions are best left to the soldiers and not to judges, and they are unwilling that the former should be relieved by judicial interferences from any act of their responsibility. Neither will they do anything which might be construed into acknowledgement of the validity of the acts of military authorities. The military, however, can only use so much force and no more as may be necessary to put down the breaches of peace. In every case, action taken by the military is to be judged by the test of necessity, that is, whether it was necessary in order to perform its duty of repelling force and restoring order. If the force used is excessive or unnecessary, the military authorities can be held liable for it. Thus, after the cessation of insurrection, when the courts are able to sit again, the acts of the military may be shown to be illegal. The courts can scrutinize the action of the military authorities after martial law comes to an end. The test for this purpose is whether the actions were in excess of what was necessary. A debatable point is whether the test is strict necessity or bona fide belief in the necessity of the action, and whether it is for the defendant to show that the test has been fulfilled or for the complainant to show that it has not been complied with. अब उस पे कोई authority नहीं है कि on what basis which of these questions can be answered definitely. The theoretical position remains that in exercise of its duty to maintain order, military authorities can act on their own responsibility, and that there may be an ex post facto judicial scrutiny of their action. याद रखिएगा, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ लगाने की बात नहीं करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है कि अगर मार्शल लॉ लग गया तो नॉट वे स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पार्ट 3, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना के इंडेमनीफाई कर सकती है any member of the armed forces who is charged with maintenance or restoration of order in any area and territory of India जहाँ पे martial law was in force,
तो उस सेंस में उनको इंडेमनीफाई कर सकती है कि कोई भी एक्शन इन्होंने लिया होगा वो वैलिड है, ठीक है। मार्शल लॉ ख़त्म हो जाता है तब हो सकता है जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं वो इंक्वायर करें कि भाई आपने ठीक किया या नहीं, क्योंकि भाई जब स्टेट बच गया तब ये देखा जाएगा कि वेदर देयर वाज अ जस्टिफिकेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ और नॉट। तो वहाँ पे पार्लियामेंट चाहे तो इंडेमनीफाई कर सकती है। लेकिन मार्शल लॉ इन अ सेंस ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर है जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ के पास होती ही होती है। अब लेट अस सपोज इंडियन आर्मी वर टू इन्वेड पाकिस्तान, ठीक है, लाहौर पे चढ़ दौड़े, तो ऐसी सिचुएशन में क्या वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। वहाँ पे वो मार्शल लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, वहाँ पे मार्शल लॉ अप्लाई करेगा, और उस मार्शल लॉ में वो जो भी चीज़ करेंगे दैट वुड बी वैलिड, ठीक है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं अप्लाई करेगा। वैसे ही अगर मान लीजिए इंडिया की कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जो बड़ी ख़राब है, जहाँ पे इन्वेजन हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जहाँ पे मार्शल लॉ लगा दे मिलिट्री, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहते हैं, ये जो बिलीफ है जिसको सेटिस्फाई होना होगा, ये बिलीफ किसका सेटिस्फाई होगा? ये मिलिट्री कमांडर का सेटिस्फाई होगा। और एक बार उसने मार्शल लॉ लगा दिया, उसके अंदर एक्शन ले लिया, तब ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो हैं जब मार्शल लॉ हटने के बाद तब वो डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर देयर वाज अ जस्टिफिकेशन और नॉट। अगर जस्टिफिकेशन मिल गया तो हैंड्स ऑफ अप्रोच, और अगर जस्टिफिकेशन नहीं मिला तो हो सकता है आप उन्हें सज़ा दे दें। आर्टिकल 34 इतनी सी बात कह रहा है कि पार्लियामेंट चाहे तो उनको इंडेमनीफाई कर सकती है कि जस्टिफिकेशन था नहीं था अलग बात है, वी आर इंडेमनीफाइंग देम, ठीक है। और ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट पास करेगी दैट इज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फंडामेंटल राइट। तो अगर मान लीजिए मार्शल लॉ के दौरान आर्टिकल 20, 19, 21, 22, 23, 24 जितना सबका वायलेशन हुआ, डजेंट मैटर वन बिट, ठीक है। अब सवाल उठता है व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिस? इन प्रैक्टिस सच अ स्क्रूटनी इज अवॉइडेड बाय द पार्लियामेंट टू। सो व्हाट द पार्लियामेंट डज, it enacts an act of indemnity to protect the military from any legal proceeding in respect of an action taken by them during the martial law period. And it has been held in Britain that an act of indemnity is no defense where the conduct of the military officer was not bona fide directed to the suppression of the insurrection. ये बोला गया था राइट वर्सेस फ्रिट्ज गाल्ट में, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, मार्शल लॉ के अंदर अगर कोई भी काम किया गया है, यूजुअली कोर्ट्स आर अनेबल टू इंक्वायर इनटू इट। लॉ अफोर्ड्स एब्सोल्युटली नो प्रोटेक्शन। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं बहुत कम प्रोटेक्शन है, पर मैं तो ये कहूँगा प्रोटेक्शन मोस्टली है ही नहीं, ठीक है। सो इट इज़ सेफर टू से दैट ऑन द होल लॉ अफोर्ड्स अ लिटिल प्रोटेक्शन टू द पर्सन्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ regime, and there is no remedy if the courts stop functioning, and even if the courts are operating they would not scrutinize the military action once the need for such action is recognized by the military officers themselves. There may be an ex post facto judicial inquiry or scrutiny into the military action taken during the martial law period, but this is barred by the passage of the act of indemnity. However, after cessation of martial law, sentences passed by the military tribunals come to an end unless they are sanctioned by the legislation, ठीक है। अब एक बार मार्शल लॉ खत्म हो गया, मान लीजिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, मार्शल लॉ के अंडर, मार्शल लॉ खत्म हो गया, तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो सेंटेंस है ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब पार्लियामेंट जब एक्ट ऑफ इंडेमनिटी पास करेगी तो वो क्या कर सकती है, वो वैलिडेट कर सकती है कोई भी सेंटेंस पास, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड, फॉरफीचर ऑर्डर्ड और अदर एक्ट डन अंडर द मार्शल लॉ इन सच एरिया, ठीक है। मैं आर्टिकल 34 पे इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस पे कोई बात नहीं करता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो दिस। So Article 34 only enables the Parliament to enact an act of indemnity to protect the government and the military officers from any liability for action taken by them for restoration of order during the martial law period. Such an act cannot be questioned on the ground of infringement of fundamental rights of the person. Further, under Article 34, Parliament can extend the immunity to any person other than the government servant as well. The reason for this is that during martial law, it is not only the duty of the military officers but also of all citizens
to help in maintaining law and order. Therefore, if a citizen does any such act, he should be indemnified in the same way as the government servants. The power of Parliament under Article 34 is, however, subject to two conditions. First, the act to be indemnified must be done in connection with the maintenance and restoration of public order, and martial law must be in force in the area where the act was done. अब याद रखिएगा, there is no other provision in the constitution besides Article 34 referring to martial law. थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, कुछ सपोर्ट गैदर हो सकता है फ्रॉम आर्टिकल 335, बट आर्टिकल 34 एक्सप्रेसली इसकी बात करता है. पर सच ये है रियलिटी में कि मार्शल लॉ लगाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव या जुडिशियल सैंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है. द नीड टू प्रिजर्व द स्टेट इज इट सैंक्शन, जस्टिफिकेशन एंड लेजिटिमेसी. कुछ ना याद रख पाए मार्शल लॉ के बारे में तो यही याद रख लीजिए कि इसकी इन्वोकेशन की नेसेसिटी इज द नीड टू प्रिजर्व द स्टेट. That itself is its sanction, that itself is its justification, and that itself is its legitimacy. ठीक है. अब ये जो argument of necessity है ये USA में भी लिया गया है, and it has been accepted in the constitutional jurisprudence of both Britain and USA. And as soon as the fact of insurrection and rebellion is recognized by the courts, they would cease to exercise any jurisdiction in the troubled spot till the rebellion or insurrection subsides. It is only then that the question will arise whether more force than was necessary was applied to deal with the situation. जब मार्शल लॉ खत्म हो जाता है तभी ये सवाल उठते हैं. जब वो चल रहा होता है तब कोर्ट उस पर नहीं जाते. अब आ जाते हैं द डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड इमरजेंसी. अब ये बात याद रखिएगा, मार्शल लॉ इज मच मोर रिस्ट्रिक्टिव कंसेप्ट देन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352. आर्टिकल 352 में जो इमरजेंसी है और मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ इज मच मोर नैरो एंड रिस्ट्रिक्टिव कंसेप्ट. Emergency, first of all, cannot come into existence without a presidential proclamation to that effect. But strictly speaking, no proclamation is necessary for the enforcement of a martial law, which depends upon the factual existence of insurrection or rebellion and depends on the right of the state to repel the force by force in self-defense. Martial law can come into being only in the actual area of rebellion and not throughout the country, whereas emergency under Article 352 can come into effect throughout the country, at least theoretically possible. वैसे part of the state पे भी लगाई सकती है, all over India भी लगाई जा सकती है. That option is available with the President of India himself कि कहाँ पे लगाना है, throughout the country लगाना है या part of the state पे लगाना है. That is up to the President of India. ठीक है. अब एक बात का ध्यान रखिए, जब इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 में तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑल ओवर द कंट्री आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड ऑटोमेटिकली. ठीक है. अंडर इमरजेंसी not merely the functioning of maintaining law and order but many aspects of the government are affected, that is federalism, legislative powers and fundamental rights. Emergency does not come to an end till formally revoked by the president and the proclamation of emergency needs to be approved by the parliament. ठीक है. तो emergency में कई चीजें हैं जो मार्शल लॉ में नहीं होती. मार्शल लॉ में factual existence of war, insurrection ये सब होना चाहिए. उसके लिए प्रोक्लेमेशन की बात नहीं है. प्रोक्लेमेशन इज जस्ट द रिकग्निशन ऑफ द ऑफिशियल स्टेट. अगर मान लीजिए मिलिट्री कमांडर पीस टाइम में आ जाता है दिल्ली में और कहता है कि मार्शल लॉ लग गया, नहीं, बिकॉज दिस इज अ पीस टाइम सिचुएशन. कोई वॉर या कोई इंसुरेक्शन या आर्म्ड रिबेलियन ऐसा नहीं है विच justifies the military commander to apply the martial law. However, that is not so in the case of emergency. Emergency can only be started by the proclamation under Article 352. ठीक है. और it does not come to an end till formally revoked by the president and it needs to be approved by the parliament. और याद रखिएगा कि as soon as martial law situation arises, civil court's power to interfere with the military action automatically ceases till the duration of the period of martial law. And during the martial law, courts will not enforce fundamental rights so as to interfere with the discharge of the duties by militaries in the actual areas of operation. ठीक है. But there is no impact on federalism as such or on legislative power of the center or state or on fundamental rights of the people outside the troubled spot. मार्शल लॉ अगर मान लीजिए लेट अस सपोज कश्मीर के एक एरिया में है तो दिल्ली या लखनऊ थोड़ी ना अफेक्टेड होंगे.
लेकिन आर्टिकल 352 का अगर प्रोक्लेमेशन होता है तो इमरजेंसी में not merely the functioning of maintenance of law and order are affected, but many aspects of government are affected, like federalism, legislative power, fundamental rights, etc. Not so in the case of martial law. मार्शल लॉ जब एक स्पॉट पे लगा है तो उसी स्पॉट को अफेक्ट करेगा, ऑल ओवर द कंट्री नहीं अफेक्ट करेगा. मार्शल लॉ कश्मीर में लगा है, तमिलनाडु को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, दिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे. ठीक है, तो कश्मीर का एग्जाम्पल तो मैं बहुत ही ब्रॉड स्टेट में ले रहा हूँ, वैसे वो एक पार्ट में लगता है. ठीक है, बहुत रेयर होता है कि पूरा स्टेट लेवल एप्लीकेशन हो. अनटिल एंड अनलेस यू आर डीलिंग विद अ सिचुएशन इन पाकिस्तान, तब तो पूरी कंट्री हो जाएगी मार्शल लॉ के अंदर. कहा जाता है ना कि बाकी कंट्रीज के पास आर्मी होती हैं, पर पाकिस्तानी आर्मी के पास एक कंट्री है. सो रिमेंबर, martial law depends upon the factual existence of state of rebellion, insurrection, war, etc., while the emergency depends upon the subjective satisfaction of the president regarding the threat to security of India by war, external aggression, armed rebellion. ठीक है, emergency can be declared even when the actual event has not happened but there is imminent danger thereof. Thus, to equate martial law with the emergency under Article 352 will be tantamount to giving significance to martial law which it never possesses traditionally in the English common law from where the concept has been borrowed in India. Nor should the constitutional provisions regarding emergency be approached from the colored vision of martial law concept. The two concepts should be kept separate and distinct enough. In a situation, it may be that both concepts, that is martial law and emergency, come into operation simultaneously. हो सकता है दोनों एक ही साथ ऑपरेट कर जाएं, लेकिन तब भी ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं. That is, if martial law situation arises, in addition to the military taking over the peacekeeping functions, the central government may also decide that the emergency should be proclaimed under Article 352 and the fundamental rights be suspended under Article 358 and Article 359. But strictly speaking, it is not necessary to take recourse to the emergency provisions. The law relating to martial law is adequate enough to cope with this situation, जहाँ पे actual existence या factual existence of the state of rebellion है. ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी और मार्शल लॉ को अलग अलग करके देखिएगा, इनको एक ही कलर में मत देखिएगा. ठीक है, अब एक चीज याद रखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक और खास पावर है. इफ ही सो वांट्स, ही कैन इशू द प्रोक्लेमेशन ऑफ मार्शल लॉ. ठीक है, कैसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 53 इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस. तो अगर वो चाहें तो कहते हैं कि भाई मार्शल लॉ हम प्रोक्लेम कर रहे हैं. ऐसा सिचुएशन आज तक हुआ नहीं है, बट theoretically it is possible under article 53 because he is the supreme commander of the defense forces. जो मार्शल लॉ का कंसेप्ट है जो ब्रिटिश कॉमन लॉ से दिया गया है, वो हमने एज इट इज़ इनकॉर्पोरेट किया है यहाँ पे. एटलीस्ट प्रेजेंट लॉ तो यही है. तो याद रखिएगा, इमरजेंसी और मार्शल लॉ को डिफ्रेंशिएट करके देखिएगा, ये एक ही चीज़ें नहीं होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो जो इंडियन कोर्ट्स हैं, ब्रिटिश कोर्ट्स की ही तरह मार्शल लॉ के दौरान मिलिट्री अथॉरिटीज़ के एक्शंस इंटरफेयर नहीं करेंगी ऑन द ग्राउंड दैट दे कॉन्ट्रावीन फंडामेंटल राइट. ठीक है, पोजीशन ब्रिटेन में ये है कि वंस अ फैक्चुअल सिचुएशन वारंटिंग रिकोर्स टू मार्शल लॉ इज एस्टैब्लिश्ड, द कोर्ट्स विल नॉट इंटरवीन विद द मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन एनी ग्राउंड एंड द सेम पोजीशन शुड बी ऑब्टेन्ड इन इंडिया. हाँ, पर इसका ये भी ध्यान रखिएगा, ये फैक्चुअल पोजीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए. अगर फैक्चुअल पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मार्शल लॉ का एप्लीकेशन माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि मार्शल लॉ का एप्लीकेशन प्रोक्लेमेशन पर नहीं डिपेंड करता. वो डिपेंड करता है इन एग्जिस्टेंस ऑफ दैट स्टेट ऑफ अफेयर्स विच जस्टिफाइज द इन्वोकेशन ऑफ मार्शल लॉ. तो अगर प्रोक्लेमेशन करे या ना करे, वो स्टेट ऑफ अफेयर्स अराइज हो गए हैं तो मार्शल लॉ वुड बी डीम्ड टू बी इन प्लेस. अगर वो स्टेट ऑफ अफेयर्स नहीं अराइज किए हैं तो प्रोक्लेमेशन कर भी दिया गया है, दैट वुड नॉट मैटर. अब कौन सा मार्शल लॉ नहीं इन्विसेज किया गया है आर्टिकल 34 में? वो मार्शल लॉ इन्विसेज नहीं किया गया है जहाँ पे मिलिट्री टेक्स ओवर द सिविलियन गवर्नमेंट. अगर मिलिट्री अथॉरिटीज टेक ओवर द सिविलियन गवर्नमेंट, ये वाला मार्शल लॉ बिल्कुल भी इन्विसेज नहीं किया गया है. ठीक है, दैट काइंड ऑफ मार्शल लॉ इज नॉट एट ऑल इन्विसेज्ड बाय आर्टिकल 34. ठीक है, चलिए मार्शल लॉ हो गया. अब आर्टिकल 35 पे आ जाते हैं. क्या कहता है वो? Notwithstanding anything in the constitution, parliament shall have and legislature of the state shall not have power to make laws with respect to the matters
under clause 3 of article 16, clause 3 of article 32, article 33 and 34, मतलब इन सारे मैटर्स में से पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है. And for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this part 3 में जो भी चीज़ offences declare कर सकते हैं उसमें से पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है. पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और लॉ बनाने के बाद वो स्टेट लेजिस्लेचर्स को बोल सकती है कि ओके स्टेट लेजिस्लेचर चाहें तो इसमें अपने स्टेट में ऐसा ऐसा कर सकते हैं. वो बात अलग है. दैट वुड स्टिल बी द लॉ ऑफ पार्लियामेंट. स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट डू एनीथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 35. ठीक है. अब इसमें बाकी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आर्टिकल 35 में. बस याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन मार्क कर लीजिएगा कि इसमें जो एक्सप्रेशन लॉ इन फोर्स है इट हैज़ द मीनिंग विच इज़ सेम एज इन आर्टिकल 372. क्योंकि लॉ इन फोर्स पार्ट 3 में दो जगह यूज़ हुआ है. एक आप आर्टिकल 13 में देखेंगे. ठीक है. इफ़ यू गो टू आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी यू विल फाइंड लॉ इन फोर्स. ठीक है, लॉज इन फोर्स. एंड सिमिलरली यू विल फाइंड laws in expression law in force under article 35 as well. So under article 35 the expression law in force has been used in context of article 372. ठीक है. So that is it. next time से हम लोग डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से शुरू करेंगे. we'll try to complete them as soon as possible. ठीक. चलिए, that is it for today. I will see you in the next lecture.